भारत भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पाठ के अंतर्गत आज हम क्षेत्रकों के तृतीय वर्गीकरण यानी स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक व निजी क्षेत्रक के विषय में जानेंगे कि सार्वजनिक व निजी क्षेत्रक क्या होते हैं। ठीक है, तो इस वर्गीकरण की खासियत क्या है? इस वर्गीकरण की खासियत यह है कि यह स्वामित्व के आधार पर है, यानी जो भी क्षेत्रक हैं उनमें जो मालिक हैं उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है कि वह क्षेत्र किस समूह के द्वारा लगाए गए हैं। ठीक है, तो पहले बात करते हैं सार्वजनिक क्षेत्रक की। सार्वजनिक जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह सभी के लिए है। सार्वजनिक माने सभी के लिए। तो सार्वजनिक क्षेत्रक वे उद्योग तंत्र जो सरकारी तंत्र के अधीन होते हैं सार्वजनिक उद्योग कहलाते हैं, जैसे भारतीय रेल, लोहा इस्पात उद्योग, जहाज निर्माण आदि। सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसी वस्तुएं या सेवाओं का निर्माण होता है जो लोगों के लिए कल्याणकारी हैं। इनका उद्देश्य निजी हित या लाभ कमाना नहीं होता, बल्कि सार्वजनिक लाभ इनका उद्देश्य होता है। यानी का मतलब यह व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि सभी के लाभ के उद्देश्य से ऐसे क्षेत्र को हम कैटेगराइज करते हैं। इस क्षेत्र में वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमत का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है, और सरकार कीमत ऐसी निर्धारित करती है जिनसे सभी सदस्य जो सभी वर्ग के लोग हैं वो उन सभी क्षेत्र की जो वस्तुएं हैं उन सभी का लाभ ले सकें, जो सेवाएं हैं उनका लाभ वो ले सकें। सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के हम 3 उदाहरण देते हैं, जैसे डाकघर, रेलवे तथा बैंक। इन गतिविधियों का संचालन सरकार करती है। अच्छा, सरकार के यह संचालन करने के कारण क्या है? ये ऐसी चीजें हैं जिनकी आवश्यकता समाज के सभी सदस्यों को होती है, परंतु इन्हें निजी क्षेत्रक उचित कीमत पर उपलब्ध नहीं कराते हैं। इनमें व्यय बहुत अधिक होता है, इसलिए इसमें सरकार इसमें निवेश करती है। दूसरा, कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जिन्हें सरकारी समर्थन की जरूरत पड़ती है। निजी क्षेत्रक उन व्यवसायों को तब तक जारी नहीं रख सकते जब तक सरकार उन्हें प्रोत्साहित नहीं करती। तो तीसरी जो इसकी वो है कारण है, वह अधिकतर आर्थिक गतिविधियां ऐसी हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार पर है। इन पर व्यय करना भी सरकार की अनिवार्यता है। तो इसीलिए सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़ी हुई जितने भी उद्योग आदि हैं उनमें सरकार निवेश करती है। बात करते हैं निजी क्षेत्रक की। तो निजी क्षेत्रक वे उद्योग जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं वे निजी क्षेत्रक कहलाते हैं। इसमें वे उद्योग आते हैं जो आम जनता की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे टेलीविजन, एयर कंडीशनर, फ्रिज आदि बनाने वाले उद्योग। यह जरूरी नहीं है कि निजी क्षेत्रक में आने वाले उद्योगों का स्वामी एक व्यक्ति ही हो, व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है। शेयर आदि के विषय में आपने पढ़ा होगा। शेयर आदि में भी क्या होता है कि किसी उसकी ब्रांड की कीमत तय कर ली जाती है, उसके अकॉर्डिंग उसके शेयर रखे जाते हैं। शेयर को खरीदने वाले लोग उसकी लाभ और हानि में हिस्सेदार बन जाते हैं। ठीक है जी, तो आगे बात करते हैं निजी क्षेत्र की। ऐसी गतिविधियां निजी लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं। निजी क्षेत्र कल्याणकारी कार्य करने के लिए बाध्य नहीं होते। यदि वह ऐसा कोई काम करता भी है तो उसकी अधिक कीमत लेता है, यानी उसके ऊपर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि निजी क्षेत्र में जो वस्तु का उत्पादन हो रहा है वो सभी व्यक्तियों के लिए सर्वसुलभ हो। ठीक है जी, यदि वो ऐसा करता भी है तो वो उसकी उचित कीमत लेता है। जैसे निजी विद्यालय सरकारी विद्यालयों से अधिक फीस वसूलते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योगों में वस्तुओं की कीमत का निर्धारण बाजार की शक्तियों या मालिकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है जी, तो ऐसा कह सकते हैं हम कि निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक महंगे होते हैं। बात करते हैं पाठ के सारांश की। तो इस अध्याय में हमने आर्थिक गतिविधियों को कुछ सार्थक समूह में विभाजित करने के तरीकों का अध्ययन किया। इसका एक तरीका यह परीक्षण करना है कि गतिविधि प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्रक में से किससे संबंधित है। भारत के विगत 30 वर्षों के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि यद्यपि जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान तृतीयक क्षेत्रक में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है, लेकिन रोजगार अधिकांशतः प्राथमिक क्षेत्रक से ही मिलता है। इसके विषय में हमने शुरू में जब पहले कैटेगराइजेशन के विषय में बात कर रहे थे तो हमने इसके विषय में विस्तार से बात की थी। हमने यह भी देखा कि देश में रोजगार के अवसरों की वृद्धि करने के लिए क्या किया जा सकता है। दूसरे वर्गीकरण में हमने संगठित व असंगठित क्षेत्रक में काम करने वाले लोगों पर विचार किया। अधिकांशतः लोग असंगठित क्षेत्रक में काम कर रहे हैं, उनके लिए संरक्षण अनिवार्य है, या ऐसे उद्योगों को जो असंगठित क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं उनके विषय में भी नियम, कायदे, कानून स्पष्ट करने की आवश्यकता है।
हमने स्वामित्व के आधार पर आज सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों की गतिविधियों के बीच के अंतर का अध्ययन किया। देखा कि सार्वजनिक गतिविधियों को कुछ निश्चित क्षेत्रों पर केंद्रित करना अनिवार्य क्यों है। ये मुख्यतः ऐसे क्षेत्रों पर अनिवार्य की जाती हैं जो सार्वजनिक गतिविधियां हैं जो व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए हैं, आम जनता से जुड़े हुए हैं, जैसे शिक्षा हुआ, स्वास्थ्य हुआ। तो गुणात्मक शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है और मानव संसाधन का विकास भी इसके ऊपर पूर्ण रूप से निर्भर है। एग्जाम्पल हम जापान का लेते हैं। जापान देश के विषय में आपने सभी ने जाना होगा। यदि आप जापान का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर ज्यादा कृषि के योग्य भूमि नहीं है, वहां कोई विशेष खनिज प्राप्त नहीं हो रही, लेकिन फिर भी वह एक विकसित देशों की श्रेणी में आता है। विभिन्न भूकंप आए, आपदाएं आई, उनके ऊपर परमाणु बम से प्रहार भी किया गया, लेकिन वह हर बार उठ खड़े हुए। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उन्होंने अपने मानव संसाधन में विकास किया है। उन्होंने मानव संसाधन की कीमत को पहचाना, उनको अच्छी शिक्षा और योग्यता से निपुण किया, जिससे वह देश विकसित देशों की श्रेणी में सदैव रहा है। तो इसके साथ ही हमारा पाठ समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।